पिछले दिनों इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए ये फैसला दिया कि 2019 में जो मोदी साहब की गवर्नमेंट ने 370 उड़ा दिया था तो वो बिल्कुल ठीक उड़ाया था। और हमारे हिसाब से इसकी जो प्रोविज़न थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्जी नोयत की थी, टेम्पररी अरेंजमेंट थी। इसको लंबे अरसे तक खींचे जाना ये गलत था, तो उसको उड़ा देना ही ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको जो ख़त्म किया वो ठीक है। अब इसके देखें जहाँ पे लोकल लेवल पर नुकसानात हैं इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए नुकसानात इसमें यह है, हिंदुत्व के ठग तो इस पे देखते हैं कि वहाँ जाकर अब सेटलमेंट्स बना सकते हैं, जैसे फ़लस्तीन के अंदर बनाई गई थी गैर कानूनी तौर पर यहूदी बस्तियाँ, तो वहाँ पर भी हम जाकर और बस्तियाँ बना सकते हैं, सेटलमेंट्स बना सकते हैं। और वहाँ जाकर जो फॉरेनर्स हैं नॉन कश्मीरी, यानी कि अब इंडियंस भी असल में कश्मीरियों के हिसाब से देखेंगे तो फॉरेनर ही है असल में, तो वो वहाँ पर जाकर नौकरियाँ कर सकते हैं, ज़मीन ख़रीद सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सारे बंधन उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन इसके लोकल सिक्योरिटी के ऊपर अगर आप देखें तो इंसर्जेंसी इसमें बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर दो माइंडसेट थे पहले। एक माइंडसेट ये था जो अलहदगी पसंद माइंडसेट था कि इंडिया से अलग होना चाहिए, और उनकी तादाद ज़्यादा थी। ये क्लेम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया की अपनी ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जब भी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो टर्नओवर इंतहाई कम होता है। तो एक तो ये नैरेटिव था कश्मीरियों के अंदर, लेकिन जो दूसरा नैरेटिव था जो कि माइनॉरिटी के अंदर था लेकिन था ज़रूर, वो प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस थे। उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। दो ख़ानदान तो ख़ास तौर पर मशहूर थे, महबूबा मुफ्ती का ख़ानदान जो है और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, बल्कि फ़ारूक अब्दुल्ला की भी आप यूँ समझिए कि इनके बाप दादा जो थे वो भी मंत्री शंत्री बनते चले आ रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो ये जो ख़ानदान हैं ये असल में इंडिया के साथ रहने की हिमायत करते चले आ रहे हैं, और ये जो हिमायत करते थे इसमें सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ही वो ये देते थे कि देखिए हमारी अपनी एक असेंबली है, हमारा अपना एक कानून है, हम एक स्पेशल हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है यहाँ पे इंडिया के अंदर 370 के तहत। हम जो है वो एक तरह से अलग ही हैं इंडिया से, और हम एंजॉय करते हैं यहाँ पर सारी फैसिलिटी, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग होने की इंडिया से। लेकिन अब जब से मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया है तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मतलब वो कश्मीरियों को पहले वो यही लारे लप्पे देते थे कि हम अलग हैं, बिल्कुल स्पेशल प्रोटेक्शन है, हमारा अपना एक स्टेट है बिल्कुल, यानी इंडिया से हट के। अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि उधर जस्ट अपोजिट में अगर आप देखते हैं बॉर्डर के अपोजिट में, तो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उनके यहाँ प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर, झंडा भी अलग उनका, वहाँ पर वो सुविधा उनको मिली हुई है, इंडिया ने ख़त्म कर दी। और इंडिया ने यानी यूँ समझे कि इनको मर्ज करने की कोशिश की हुई है। अगर इंडिया की आबादी का 1-1.5% भी शिफ्ट किया जाए कश्मीर के अंदर तो डेमोग्राफी तब्दील वहाँ पर हो सकती है। तो प्रो इंडिया जो पॉलिटिशियंस थे उनके लिए उन्होंने मसाइल क्रिएट किया। अब इस पे पहले ही रोज़ पाकिस्तान का बयान सामने आया विदिन 24 आवर्स, और पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने कहा कि ये जो इनकी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि ये आलमी तौर पर डिस्प्यूटेड इलाका है, तो हम इसको नहीं मानते। ये जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डोमेस्टिक इंडिया का जो भी है, लेकिन ये इलीगल फैसला है और ये कश्मीर के ऊपर वैसे ही अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कश्मीर इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता। नाउ पाकिस्तान के बाद नज़रें इस बात पे थी कि चाइना क्या वहाँ से रिएक्शन देता है। चाइना ने ट्यूसडे वाले दिन कश्मीर के ऊपर रिएक्शन दिया, और चाइना ने कहा कि ये जो कश्मीर का मसला है इसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के तहत रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्यूसडे को कश्मीर पे तो बात की, पाकिस्तान के हक़ में बात की चाइना ने ऑब्वियसली, लेकिन लद्दाख पे नहीं की। ट्यूसडे वाले दिन लद्दाख पे नहीं की। चाइना का जो क्लेम है असल में वो लद्दाख के ऊपर है, तो इस पे ये देखा जा रहा था कि अब देखते हैं कि वो क्या इस पे बयान देते हैं। अब वेडनेसडे वाले दिन नेक्स्ट डे ही क्या हुआ है कि चाइना ने लद्दाख पर भी बयान दे दिया है, और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना का स्टांस ये है, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, कि इंडिया के वेस्टर्न इलाके जो हैं वो हमारे हैं असल में। लद्दाख के ऊपर उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी का क्लेम किया हुआ है, ओपनली दोबारा से कर दिया उन्होंने कि ये हमारी रियासत है, ये कोई यूनियन टेरिटरी इंडिया की नहीं, ये हमारा है, ये हमारा इलाका है। और ये उन्होंने इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि उनका जो वेस्ट में वेस्टर्न जो उनका बॉर्डर है बेसिकली वो पाकिस्तान के साथ लगता है, ना कि इंडिया के साथ। कश्मीर पर जब वो बात करते हैं ना
तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो कश्मीर के साथ यानी यहाँ पाकिस्तान के साथ लगती हैं, इंडिया के साथ नहीं लगती। द वायर इंडियन न्यूज आउटलेट है, इन्होंने स्टोरी लगाई है कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर बिलोंग्स टू चाइना, बीजिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट्स आर्टिकल 370 ऑर्डर। China has never recognized the so-called Union Territory of Ladakh set up unilaterally and illegally by India, said Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, addressing the Indian top court's verdict for the second consecutive day। और इसी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया है कि चाइना रूल्स लद्दाख कोर्ट जजमेंट इररिलेवेंट टू इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। अब देखें, ये वही गलती है जो कि 2019 में मोदी साहब ने की थी। 2019 में भी उन्होंने जब ये हरकत की थी तो इसके जवाब में फिर ये हुआ था कि इंडिया का एक बड़ा इलाका जो था वो चाइनीज़ ले गए थे कुछ महीने के बाद। यानी ये जो हरकत उन्होंने अगस्त 2019 में की तो 2020 के अंदर क्लैशेस छिड़ गए थे गलवान के अंदर। तो गलवान का बड़ा इलाका ले गए, वो देशपांग का बड़ा इलाका वो ले गए, और इंडिया मुसलसल इस पे इंडियन जो मिलिट्री है, क्योंकि उनके पास मिलिट्री ऑप्शन नहीं है चाइना के ख़िलाफ़, तो वो बातचीत में लगे रहे। उनके जो मिलिट्री के जो जनरल्स हैं वो जाते थे वहाँ पर, बात करते थे, पीछे से जाएँ ये हमारा इलाका है, बातचीत फेल हो जाती थी, फिर ये वापस आ जाते थे। आखिर तक उन्होंने कोशिशें की लेकिन उनको इलाके वापस नहीं मिले। अब मोदी ने ये दोबारा इलेक्शन से ज़रा पहले ये हरकत कर दी और इस पर चाइना ने अगेन अपने इस क्लेम को रिपीट किया है कि ये जो लद्दाख है ये हमारा है, दिस इज़ चाइना। नाउ यहाँ पे देखें, खामोशी के साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे इंडिया को नज़र रखने की ज़रूरत है। मोदी सरकार लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और वो छोटी सी चीज़ पे देख रहे हैं। अभी ये वोट है ना, वोट हो गया, इलेक्शन, ये छोटी सी चीज़ है। बड़े इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट रीजन में, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, उनको वहाँ देखने की ज़रूरत है। रशिया की यहाँ पर इंडियन ओशन में एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं और ये याद रखिए कि रशियंस और चाइनीज़ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। चाइना का सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई इत्तेहादी है तो वो रशिया है, और रशिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी कोई दुनिया में इस वक्त है तो वो चाइना है। ये दोनों फोर्सेस लाजिम मलजूम है एक दूसरे के लिए, और ये दुनिया के हर खित्ते में आपको साथ में खेलती हुई नज़र आती हैं। दोनों की आप स्ट्रेटजी देखें, कंप्लीटली एक दूसरे से मैच करती है दुनिया के हर हिस्से में तकरीबन। ये आइडियल पार्टनरशिप है दोनों की। कोई ऐसा हमें एंगल नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आ रही हो। मिडिल ईस्ट के अंदर भी दोनों के दोस्त दुश्मन एक जैसे, अफ्रीका के अंदर भी दोनों के दोस्त दुश्मन एक जैसे, और यहाँ पे भी आप देखें अगर साउथ एशिया में तो दोनों के दोस्त दुश्मन एक जैसे हैं बिल्कुल। द डिप्लोमेट ने खबर लगाई है कि द इंडियन ओशन इज विटनेसिंग अ सर्ज इन रशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। रशिया इज लुकिंग टू शोर अप मिलिट्री पार्टनरशिप्स इन अ क्रिटिकल रीजन फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार। तो यहाँ पे आप देखें, इनका जो एक तो चाइनीज़ यहाँ पर मौजूद है ना ऑलरेडी, चाइना मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर आपको यहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नज़र आती है, ये भी आ गए हैं। तो इंडियन ओशन है नाम का, और इंडिया इसको अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कंसीडर करता रहता था, लेकिन अब वहाँ पे चाइनीज़ आ गए हैं, वहाँ पे रशियंस आ गए हैं, और इसीलिए इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मैं पढ़ रहा था एक ओपिनियन न्यूज़ 18 में, उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंडिया के कि चाइना इंटेंसिफाइंग इट्स इंडियन ओशन पुश, टाइम फॉर इंडिया टू राइज दी स्टेक्स। जल्दी करें भाई, कोई एनर्जी पकड़ें, स्पीड पकड़ें, ये क्या कर रहे हैं आप? वो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं इंडियन ओशन में और चाइनीज़ स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हमें भी अब थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और हमें भी कुछ यहाँ पे हाथ पांव मारने पड़ेंगे। और इसमें वो पूरी फिर डिटेल दे रहे हैं कि किस तरह मालदीव के अंदर भी मोइज़ आ गया है तो वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है और दीगर जगहों पर हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन चेंज हो रही है। ऊपर की साइड पे चाइना और पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज हैं उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ट कर दिए हैं मोदी साहब ने, कश्मीर और लद्दाख को क्लिप कर दिया, उन्होंने मिला दिया हुआ है, और नीचे रशियंस आ गए हैं। और वैसे मैं आपको ये बताऊं कि रशियंस की आए दिन यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। रशियंस ने पिछले दिनों वहाँ पर ईरान के साथ भी इंडियन ओशन के अंदर एक्सरसाइजेज की हैं, म्यांमार के साथ भी की हैं, तो उनकी जो प्रेजेंस है वो बढ़ती चली जा रही है और ये इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर रहे हैं। और डेफिनेटली इनका यहाँ पर जो मौजूद होना है वो चाइना को ही स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि एज आई सेड दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी पॉलिसीज़ आपको चाइना के साथ बिल्कुल मैच करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी दोनों मुल्कों की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको एक ही जैसी नज़र आती है, दोनों के एक ही जैसे फेवरेट्स हैं यहाँ पे। तो इंडिया को यहाँ पर सोचना ये चाहिए कि ये फड्डे तो ले रहे हैं, चाइना के साथ भी ले रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी ले रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अगर स्टार्ट होती है उनकी चाइना के साथ तो हु विल बी देयर डिफेंस सप्लायर?
किससे लेंगे ये वेपन्स और ये सारी चीज़ें किससे लेंगे उस वक्त। आर्टिकल 370 से ज़्यादा इंडिया को इस चीज़ पे मेरे ख्याल से और करने की ज़रूरत है।